Hello everyone, this is third and the last video of Fundamentals of Human Geography Chapter 1. इससे पहली वाली वीडियोस में हमने देखा डिफरेंट डेफिनेशंस और बाकी सारे बेसिक्स और द थ्री इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर एंड नियो डिटर्मिनिज्म. आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम. एज द नेम सजेस्ट, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे जैसे टाइम पास होता गया उस तरह से ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कैसे डेवलप हुआ. बहुत पहले के टाइम पे हमारे पास वेरी लेस इंटरेक्शन वाज देयर, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ को एक दूसरे के बारे में नॉलेज इतनी नहीं थी. पर धीरे धीरे जब ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स और ट्रैवल करने लगे तो नई नई इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आने लगी. उसके बेसिस पे हमने ज्योग्राफी को और ज़्यादा डेवलप किया और ज्योग्राफी एक लिमिटेड डिसिप्लिन से एक इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट बन गया. फिर आया जीपीएस और सैटेलाइट इमेजेस. इसके बेसिस पे हमें ये भी पता चला कि द अर्थ इज़ राउंड. जैसे बहुत पहले ये थ्योरी थी और ये माना जाता था कि अगर आप सी में बहुत आगे बढ़ोगे देन यू विल फॉल, द एंड ऑफ द वर्ल्ड विल कम. बट देन इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. लोगों ने वर्ल्ड को सर्कमनेविगेट करा और इससे ये प्रूव हो गया दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट फ्लैट बट इट इज़ राउंड. तो इस तरह से धीरे धीरे ज्योग्राफी में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होने लगे और ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन बन गया, इंटर डिसिप्लिन बन गया. टेबल 1.1 में आप देखोगे कि जैसे जैसे पीरियड डेवलप होने लगे, जैसे जैसे पीरियड आगे बढ़ने लगे उस तरह से अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग अप्रोचेस यूज़ की टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी. इसमें एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है. व्हेन यू विल सी लेट 1950s टू लेट 1960s की बात हो रही है, उसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल हुआ था एंड इसमें इस फेज को पर्टिकुलरली क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है. 1 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आता है, बहुत रेयरली आता है बट आ सकता है. सो यू हैव टू लर्न इट. लेट 1950s टू लेट 1960s इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ हुआ था और काफ़ी सारे जो फिज़िक्स और साइंस के जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज्योग्राफी में यूज़ किया और मेन ऑब्जेक्टिव was to identify mappable patterns for different human activities ताकि ह्यूमन ज्योग्राफी को और अच्छे से डेवलप किया जा सके. इसके बाद हम आते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्कूल्स ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट्स. इसमें 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है: वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट्स, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स. ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें या तो तीनों को साथ में पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, या फिर एक एक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो एनीवे द क्वेश्चन कैन कम, राइट. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट्स से. एज द नेम सजेस्ट, वेलफेयर मीन्स गुड ऑफ द सोसाइटी, राइट. तो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल. और सोशल वेलबींग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, etc. Right? So this basically concerned with social well-being of people, which includes housing, health, education, etc. Then we talk of radical school of thoughts. Radical means change, right? जो established principle है उनको थोड़ा सा challenge किया जा सकता है radical में. Okay? तो radical school of thoughts employs Marxism theory to explain the basic cause of poverty, deprivation and social inequality, right. और इस टाइम पे पर्टिकुलरली कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी का थोड़ा सा, कार्ल मार्क्स से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है ये थ्योरी. सो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. इसको अगर आप हिस्ट्री से थोड़े से फेमिलियर हो तो you can relate it to the time when there were 2 superpowers. One was USSR and USA. तो USA में we found capitalism and USSR में हमको मिलता था
कम्युनलिज्म, सोशलिज्म रादर, राइट। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म उस टाइम पे एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन भी आ गई थी, सो यू कैन कनेक्ट इट टू दैट थिंग। ओके, सो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स एम्प्लॉयज मार्क्सिज्म थ्योरी, कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड है, to explain the basic cause of poverty, deprivation, and social inequality. And contemporary social problems are related to development of capitalism according to this theory. फिर हम बात करते हैं behavioral school of thoughts. Behavioral school of thoughts, as the name suggests, again, it is related to the behavior, right? तो जिस तरह से behavior होता है, तो behavior इट लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लिव्ड एक्सपीरियंसेस। जो हमारी पहले की पुरानी सोसाइटीज़ है, उन्होंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड में रहना, उसी को ये यूज़ करते हुए जोग्राफी को स्टडी करता है, राइट। सो इट लेज ग्रेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द परसेप्शन ऑफ स्पेस, अगेन द यूजेज ऑफ द एरिया दैट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। Perception of space relates to area by different social categories which are based on ethnicity, race, religion, etc. तो जो डिफरेंट सोशल कैटेगरीज है, उन्होंने किस तरह से जो हमारे पास जो स्पेस है वर्ल्ड पे, जो एरिया है, उसको किस तरह से यूज़ किया और उनके पुराने एक्सपीरियंस क्या रहे, उसके बेसिस पे आगे की पढ़ाई करना इज़ लाइक बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो उसको एम्फेसिस किया जाता है। ये तीनों अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स ईच और 3 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, राइट, कुछ भी आ सकता है। सो बी वेरी थरो विद दिस। देन वी टॉक ऑफ फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। जैसा कि हमने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जिस तरह से जैसे जैसे टाइम पास होता गया, जो जोग्राफी एज ए डिसिप्लिन और भी ज़्यादा डेवलप होने लगा। तो पहले अगर जोग्राफी जब लिमिटेड एक्सेस का था, तब उसमें इतनी फील्ड्स नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जोग्राफी डेवलप होने लगा, बाकी सारे डिसिप्लिन्स के साथ एक इंटर कनेक्शन बनाने लगा, एक इंटरफेस टाइप्स कुछ प्रिपेयर करने लगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन काफ़ी सारी फील्ड्स एमर्ज हुई। सम ऑफ देम आर सोशल जोग्राफी, अर्बन जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, पॉपुलेशन जोग्राफी, सेटलमेंट जोग्राफी एक्सेट्रा। और फिर धीरे धीरे करके उसकी और सब फील्ड्स भी डेवलप होने लगी। सो ह्यूमन जोग्राफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड स्पेस दैट दे अकर ओवर, राइट। अब इसको एक्सप्लेन, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो, कि नेम द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। एज यू कैन सी इन टेबल 1.2, fields of human geography are social geography, urban geography, political geography, population geography, settlement geography and economic geography. अब इसको याद करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग, तो you can take the initials of all the words and you can learn them in that way, okay. But as such confusion भी हो सकता है उससे, because SUP and SEP, right, तो इस तरह से वो confuse भी कर सकता है, इसलिए I would suggest you directly words ही याद करें। But if you feel it convenient, then you can also go for initials of all the words and you can learn it. इसके अलावा आपको जो याद करना होगा वो होगा सब फील्ड्स ऑफ जोग्राफी। सबसे पहले आपको सोशल जोग्राफी की सब फील्ड्स याद करनी पड़ेगी, एनी 6, क्योंकि 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेम एनी 6 सब फील्ड्स ऑफ सोशल जोग्राफी, सो यू हैव टू राइट एनी ऑफ द 6। और अर्बन जोग्राफी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पॉलिटिकल जोग्राफी में दे कैन आस्क यू इन 1 मार्क्स दैट राइट एनी 2 सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल जोग्राफी। एंड देन इकोनॉमिक जोग्राफी में आपको सारे के सारे लर्न करने ही होंगे। इकोनॉमिक जोग्राफी के लिए यू कैन गो लाइक रिसोर्सेज। सबसे पहले माइनिंग में रिसोर्सेज निकलते हैं, एंड देन जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, एग्रीकल्चर डेवलप होता है, उसके बाद में नेक्स्ट फेजेस ऑफ इंडस्ट्रीज़। और जब इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है तो फिर हमको मार्केटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज
इंडस्ट्रीज़ में अगर इतना प्रोडक्शन करेंगे तो बेचना तो पड़ेगा ही, तो मार्केटिंग भी डेवलप हो जाती है। फिर मार्केटिंग होने के बाद लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा हो जाता है, देन दे गो फॉर टूरिज़्म। और जब टूरिज़्म बढ़ता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है एंड इट एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बट देन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू लर्न देम। इसके अलावा इंटरफेस विद सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस, एज सच आज तक कभी कोई क्वेश्चन इस पे आया नहीं है। डायरेक्ट 1 मार्क्स या 3 मार्क्स का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सो एज सच आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको, बट इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके साथ वी कम टू एन एंड टू आवर फर्स्ट लेसन। वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड chapter of this book. Till then, take care and bye bye.